Hi everyone, I am Jhankar and welcome back to your Euphoric Side. We are going to start with Chapter 4 Human Development of Class 11th NCERT as per the CBSE syllabus. Okay. सो ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत कॉमन और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं, बस हमें उसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है, थोड़ा सा बेटर पर्सपेक्टिव लेकर, बेटर टर्म्स लेकर पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। कुछ स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, राइट। चाइल्ड इज इन अ वूम, फिर वो बॉर्न होता है, फिर वो इन्फेंट होता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड में आता है, फिर वो अर्ली अडोलेसेंस, देन अर्ली अडल्टहुड, ओल्ड एज एंड इवेंचुअली द पर्सन डाइज। तो हमें ये पूरा प्रोसेस बस डिटेल में पढ़ना है कि किस स्टेज में क्या होता है, फिजिकली कैसे डेवलप होता है इंसान, उसका कॉग्निटिव लेवल पे क्या होता है, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस उसके कैसे होते हैं, हमें ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। ऑल राइट, सो पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। ठीक है, एक तो ऑर्डरली सबसे पहले समझते हैं। ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर में ही होगा ना, नोबडी इज बॉर्न एज एन अडल्ट, एवरीबडी इज बॉर्न एज एन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट, राइट। तो ऑर्डर में होता है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस होता है, हमें पता होता है कि 1 साल का बच्चा ऐसा ऐसा करता है, 2 साल का बच्चा ऐसा ऐसा करता है, अडोलेसेंस में ऐसा पर्टिकुलर चीजें होती हैं लोगों के साथ, तो प्रिडिक्टेबल है। नहीं, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हैं। थोड़े बहुत हाँ चेंजेस सबके एक्सपीरियंस में, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में रहते हैं, लेकिन वैसे यूनिवर्सली सेम ही है, सिमिलर है, प्रिडिक्टेबल है और प्रोग्रेसिव है। मतलब कंसेप्शन से लेके, ठीक है, कंसेप्शन से लेके डेथ तक डेवलपमेंट होती है। अब एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट का, वो किन चीज़ों पे बात करता है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट होती ही रहती है। अब आप बोलोगे ओल्ड एज में तो डेवलपमेंट नहीं होती है, एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, फिजिकली रुक जाती है ना। फिजिकली हम ग्रो नहीं करते और, लेकिन हम मेंटली ग्रो करते हैं, हमारी विजडम ग्रो करती है, हमारे सोशल इमोशनल प्रोसेसेस ग्रो करते हैं। तो उस एस्पेक्ट में इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इंटरप्ले है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस का। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, बायोलॉजिकल मतलब कि हम फिजिकली बढ़ते हैं ना, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हमारी ग्रोथ होती है। कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू आवर मेंटल प्रोसेसेस, कि हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसे बदलता है, हम कैसा सोचते हैं, फिजिकली और मेंटली ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस आर रिलेटिंग टू, एक तो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट। फिर जो डेवलपमेंट है हमारी वो मल्टी डायरेक्शनल है। व्हाट डू मीन बाय मल्टी डायरेक्शनल? जैसे मैंने बोला कि जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हमारा कुछ कुछ चीज़ें डिक्लाइन भी करती है ना, हमारी मेमोरी डिक्लाइन करती है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा डिक्लाइन करता है क्योंकि रिंकल्स आते हैं और वो सब होता है। तो इसलिए मल्टी डायरेक्शनल है कि हर पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें बढ़ती हैं तो कुछ कम होती हैं। हाईली प्लास्टिक है, मतलब कि डेवलपमेंट आप किसी भी एज में किसी भी स्पीड से कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं देयर इज नो एज फॉर लर्निंग, तो इवन एन ओल्ड पर्सन एट 60-70 years old, इफ ही और शी इज विलिंग, दे कैन लर्न अ न्यू स्किल। तो डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होती है, थोड़ा बहुत जीन्स से भी इन्फ्लुएंस होती है, कि जैसे हमारी जो ग्रोथ होती है, हाइट वाइट यूजुअली पेरेंट्स पे जाती है, और अगर हमें कोई ऐसा, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कुछ है, तो वो कई बार हम जेनेटिकली हमें आ जाती है। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस पे मल्टीपल डिसिप्लिन्स कंसर्न्ड है, मतलब सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सबको डेवलपमेंट पढ़ने में सब इंटरेस्टेड है। और पीपल चेंज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। जब हम कल्चर के एस्पेक्ट में देखते हैं कि इंसान किसी पर्टिकुलर टाइप में बिहेव करता है, इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर टाइप में करता है, पीयर्स के साथ अलग करता है, फैमिली के साथ अलग करता है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा एडोलेसेंस में लोग सोशिएबल होते हैं, नहीं, मोस्टली पीयर्स के साथ होते हैं, फैमिली के साथ नहीं होते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोग अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे चेंज होते हैं, ठीक है। चीज है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और इवोल्यूशन, ये अलग चीजें हैं। ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, हाइट वेट बढ़ रहा है, हम मेजर कर पा रहे हैं कि पिछले साल मेरी हाइट इतनी थी, अब मेरी हाइट इतनी है। डेवलपमेंट बिगर अम्ब्रेला है, ग्रोथ उसके अंदर आता है, ठीक है।
डेवलपमेंट मतलब हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट, हमारी फिजिकल, वो एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया। एवोल्यूशन मतलब स्पीशीज के रिलेशन में है ना, कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व होते हुए आए हैं, वो मेरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं है, वो पूरी स्पीशीज का है, तो वो एवोल्यूशन। और मैच्योरेशन मतलब कि एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चेंजेस जो हमारे अंदर आ रहे हैं, जो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट से आ रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें जो हमारे जीन्स से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है ना साइकोलॉजी में, वो बहुत बड़ी है और नेवर एंडिंग है, कि हमारी डेवलपमेंट को हमारे जेनेटिक्स, हमारे जीन्स अफेक्ट करते हैं या हमारा इन्वायरमेंट करता है। तो पहले हम पढ़ते हैं जीन्स। जीन्स मतलब जो भी हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आया है, तो उसमें एक जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मीनिंग जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो डीएनए और वो सब है। और फिनोटाइप होता है कि हम उसको ऑब्जर्व्ड और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे दिखा रहे हैं। जैसे मेरे जीन्स में मेरी पेरेंट्स से मेरी हाइट आई होगी ना, कुछ की इतनी ही जाएगी, तो फिनोटाइप हो गया मेरा कि वो मेरी हाइट एक्सप्रेस कैसे हो रही है, मेरी कितनी हाइट गई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेट्स से इतना सेंटीमीटर या इतना इंचेस या इतना फीट। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे मेरा आईक्यू वगैरह, वो सब मेरे जीन्स से इन्फ्लुएंस होता है ना कहीं ना कहीं। अच्छा, और जीन्स एक डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट और टाइम टेबल देते हैं। ऐसा बहुत देखा जाता है कि जिस एज में हमारे पेरेंट्स ने जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव किया होता है, इट्स मोस्ट लाइकली कि हम भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं, वो हमारे अंदर जीन्स में ही आती है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट हमारे डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जीन्स ना एक लिमिट बनाते हैं, ठीक है, एक हमारा पोटेंशियल का बॉक्स बना दिया जीन्स ने। जीन्स ने बोला कि मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही ग्रो कर सकती हूँ। अब अगर मैं इन्वायरमेंट में इंटरैक्ट ना करूं तो मैं इधर हूं, ठीक है। अब मुझे मेरे फुल पोटेंशियल पे पहुंचना है, तो मेरे को इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, करते ही हैं हम, ह्यूमंस आर सोशल बींग्स, ठीक है। तो ये एक लिमिट सेट करता है हमारे लिए, हमारा जेनेटिक मटेरियल, और इन्वायरमेंट उस लिमिट के अंदर हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि क्या मैं ये फुल अटेन कर पाऊंगी, क्या मैं सिर्फ ये कर पाऊंगी, या मैं इतना ही कर पाऊंगी शायद। तो ये सब इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। अब सैंड्रा स्कार ने 1922 में बोला था कि पेरेंट्स जैसा इन्वायरमेंट देते हैं बच्चों को, उससे बहुत इन्फ्लुएंस, उनका खुद का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का इन्फ्लुएंस उसमें दिखता है। मतलब हम क्या देखते हैं यूजुअली, अगर पेरेंट्स बहुत लिटरेट होते हैं, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन अचीव करी है, तो वो अपने बच्चे को बचपन से वैसा इन्वायरमेंट देते हैं ना, उसके लिए बुक्स लाएंगे, एजुकेशनल टॉयज लाएंगे, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो जिनके पेरेंट्स इतनी एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, तो शायद वो बहुत कम एज से स्कूल भेजेंगे, बट बहुत कम एज से उन चीज़ों में बच्चों को एंगेज नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स कैसा इन्वायरमेंट देंगे बच्चों को, वो उनके खुद के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी इफेक्ट करता है। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को पेरेंट्स देते हैं ना, उसके बेसिस पे वो आगे जाके खुद भी एंगेज होता है। अगर बचपन से बच्चे को एनकरेज किया गया है नए स्पोर्ट्स के लिए, एथलीट बनो, फिजिकली एक्टिव रहो, पढ़ाई भी करो, तो हो सकता है जब वो स्कूल में, मिडिल स्कूल में आए, तो वो स्पोर्ट्स में खुद से एंगेज होना चाहे, स्पोर्ट्स क्लब में जाए, एक्टिविटी क्लब में जाए। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होती है। पेरेंट्स, पीयर्स, आसपास कैसा एनवायरनमेंट है ओवरऑल। और हम ये नहीं कह सकते कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो जीन्स ही करें, इन्वायरमेंट से भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। जैसे फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मतलब जो सेम सेक्स वाले ट्विंस होते हैं, ओके, आइडेंटिकल जो सेम सेक्स हैं, और फ्रेटर्नल। अब बहुत स्टडीज़ हुई हैं इन पे कि ये जो है इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है, राइट। तो इन्वायरमेंट से क्या इन्फ्लुएंस है, जैसे दो बच्चे जो बॉर्न हुए, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में बचपन से रखा, अब उनके जीन्स तो सेम है, पर फिर भी हो सकता है बहुत डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज बन जाते हैं ना दोनों। एक अगर पुअर फैमिली में बड़ा हुआ, एक बहुत रिच फैमिली, रिच कल्चर में बड़ा हुआ, एक इंडिया से बाहर हुआ, एक इंडियन कल्चर में हुआ, तो बहुत अलग पर्सनालिटीज बनेंगी वो। तो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरप्ले होता है। कुछ चीजें उनमें कॉमन है, जैसे वो दिखते सेम है, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, हमें दो मॉडल्स पढ़ने हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए। टेक्सचुअल व्यू जो यूरी ब्रॉनफिनब्रेनर ने दिया, उन्होंने
कुछ लेवल्स बताए, ठीक है। उन्होंने बोला एक माइक्रो सिस्टम होता है इंडिविजुअल के अराउंड, एक मीजो सिस्टम, एक एक्सो सिस्टम और एक मैक्रो सिस्टम। अब इन सिस्टम से ही एक क्रोनो सिस्टम भी होता है, यहाँ पे इट्स नॉट रिटन, आई विल राइट, वेट। और इसके बाहर एक हमारा क्रोनो सिस्टम होता है, ठीक है। अब यूरी सर ने बोला कि इंडिविजुअल सबसे पहला और डायरेक्ट जो इंटरैक्शन करता है वो अपने माइक्रो सिस्टम में करता है, होम, स्कूल, इमीडिएट फैमिली, नेबरहुड, इससे। और जो उसका मेजो सिस्टम होता है वो इंटरैक्शन ही है, ठीक है। एक उसके बाहर एक्सो सिस्टम है कि जैसे मेरे पे फर्क पड़ रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे से कैसे बात करते हैं, मेरे घर पे क्या हो रहा है, मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन मुझ पे उन चीज़ों का भी तो फर्क पड़ रहा है ना, कि मेरे पेरेंट्स के ऑफिस में उनके साथ क्या हुआ, घर आके उन्होंने मुझ पे गुस्सा निकाल दिया किसी बात पे, मेरे किसी फ्रेंड को घर पे डांट पड़ी तो उसने मुझे आके बताया तो मैं भी उससे इमोशनली अफेक्ट हुई। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे एक्सो सिस्टम में, जो मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट नहीं है लेकिन मेरे को इम्पैक्ट तो कर रहे हैं ना एज एन इंडिविजुअल, तो मेजो सिस्टम जो है वो इसका इंटरैक्शन हो गया। और मैक्रो सिस्टम मतलब कि जो हम जब बड़े लेवल पे देख रहे हैं, जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारे आइडियोलॉजीज हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, ये सब हमारे मैक्रो सिस्टम में आते हैं। और इसके बाहर आता है एक क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम होता है हमारा लाइफ कोर्स और टाइम, ठीक है, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंसेस से आती है ना, कि मेरे पिछले 10 साल कैसे बीते उसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा मेरे अगले 5 सालों पे, 10 सालों पे, इवन मेरी लाइफ पे। तो क्रोनो सिस्टम टाइम और लाइफ कोर्स की बात करता है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड है हमारा इकोलॉजिकल मॉडल, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है। दिस इज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो दुर्गानंद सिन्हा ने दिया। उन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो 2 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में होती है। अपर लेयर होती है हमारी जिसमें हमारा होम, स्कूल, पीयर इंटरैक्शन जो हमें ज्यादा विजिबली दिखती है, कि ओ मेरे घर पे ये हुआ तो मुझे इम्पैक्ट पड़ा, मेरे स्कूल में ये हुआ तो मुझे इम्पैक्ट पड़ा, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बोला तो मुझ पे फर्क पड़ा। लेकिन एक सराउंडिंग लेयर होती है, मैं कैसी जगह रहती हूँ, क्या मेरी बेसिक लाइफ अमेनिटीज़ पूरी हो रही हैं, मेरी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कैसी है, मैं कैसे कल्चरल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। ये सराउंडिंग लेयर है जो अपर लेयर को इन्फ्लुएंस भी करती है। मैं कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती हूँ, वो मेरी स्कूलिंग भी अफेक्ट करेगा। स्कूलिंग अफेक्ट करेगा तो मैं कैसे लोगों से वहाँ जाके इंटरैक्ट कर रही हूँ, वो भी अफेक्ट करेगा। तो ये 2 कंसेंट्रिक लेयर्स इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़नी है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ना लर्न करने वाले फैक्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन हम समझते हैं फिर भी, ठीक है। विल ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड नॉट ट्राई टू लर्न और मेमोराइज एवरीथिंग। पहला होता है प्रीनेटल स्टेज, बिफोर बर्थ, ठीक है, व्हेन द बेबी इज स्टिल इन देयर मदर्स वूम्ब। तो कंसेप्शन से लेके जब बेबी कंसीव होता है तब से लेके उनकी बर्थ तक, विच इज 39 to 40 वीक्स का जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है। अब इसमें जीन्स का फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, इन्वायरमेंट का और मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो मॉम है जो उस चाइल्ड को बेयर कर रही हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या अल्कोहल वगैरह तो कंज्यूम नहीं कर रही हैं, उनको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकती है, ये सब चीजें। और टेराटॉजन्स, टेराटॉजन्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट वाली चीजें जो नॉर्मल डेवलपमेंट में इतना डिविएशन ला सकती है कि अब नॉर्मैलिटीज हो जाए। वी ऑफन लिसन टू केसेस ना कि बच्चा अब नॉर्मल ही बॉर्न हुआ है, दे आर बॉर्न डिसलेक्सिक और दे आर बॉर्न विद अ सर्टेन अब नॉर्मैलिटी, बी इट फिजिकल और साइकोलॉजिकल जैसा भी है। तो ये किस वजह से होता है, ये टेराटॉजन्स की वजह से होता है, कि एक्सेसिव ड्रग्स और अल्कोहल और इन सब चीजों की वजह से। तो प्रीनेटल में तुम्हें इतना ही समझना है कि बच्चा जब वूम में होता है तो उस पर इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है। 40 वीक्स का पीरियड होता है, कंसीव होते हैं तब से लेके हमारी बर्थ तक। अब मेन है हमारा जो जिसको थोड़ा डिटेल में यहाँ से हमें पढ़ना है, विच इज इन्फेंसी। जब बच्चा बॉर्न हुआ तब से 2 इयर्स तक। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगी कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेसिक रिफ्लेक्सेस ना, वो ब्रीथ कर रहा है, वो स्वॉलो कर रहा है, मिल्क तो बच्चा जब बॉर्न होता है तब से पीता है, तो वो स्वॉलो कर रहा है, ठीक है, वो थम सकिंग है और ये सब, ये थोड़े बहुत जो मोटर एक्शंस है और रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी के होते हैं, स्नीजिंग है, ये है बच्चे में, ठीक है। उसके मसल्स और नर्वस सिस्टम मेच्योर होगा तो उसमें और फाइन मोटर स्किल्स आएंगी। हियरिंग
टच, स्मेल और टेस्ट ये बर्थ से प्रेजेंट होता है बच्चे के अंदर। विजन जो होता है पहले थोड़ा पार्शियल होता है, थोड़ा सा कलर पार्शियल भी होता है। 3 महीने का बच्चा होता है तब तक उसको थोड़ा फुल कलर वाला विजन आता है, और बिल्कुल फुली डेवलप विजन होता है बाय 1 ईयर ऑफ एज। आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे ना यू नीड टू रिमेम्बर जीन पियाजे का नाम, ठीक है। जीन पियाजे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ही इज एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। तो जीन पियाजे ने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी पूरे लाइफ स्पैन में। तो इन्फेंसी में 0 to 2 ईयर्स में उन्होंने बोला सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है। जब सेंसेस डेवलप हो, मोटर एक्शंस डेवलप हो, वो वाली स्टेज है। और इस टाइम में ना बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, हम छोटे बच्चों के साथ पीकाबू बहुत खेलते हैं ना, कि ओ मैं छुप गई, नाउ आई एम विजिबल, वो वाला, और बच्चे बहुत एक्साइट होते हैं उससे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज अडल्ट हमें समझ आता है कि कोई चीज जो हमें नहीं दिख रही है वो प्रेजेंट है। अगर मेरी कोई बुक दूसरे रूम में रखी है तो मुझे पता है ना इट इज प्रेजेंट, वो बस मेरी साइट में नहीं है। बच्चों को इन्फेंसी में ये नहीं पता होता, ठीक है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब है, सामने दिखेगा तो है। तो जब हम ऐसे छुपते हैं तो बच्चे को लगता है चला गया वो पर्सन, उसकी मॉम, उसका डैड वहां से चले गए। और जब हम उसको ऐसे पीकाबू करते हैं उनको लगता है ओ मैजिकली दे हैव अपीयर्ड अगेन, ठीक है। तो उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती इस एज में। वर्बल कम्युनिकेशन बचपन से होती है ना, थोड़ा बैबल करता ही है बच्चा। देन सोशियो इमोशनल, मतलब बच्चे जो हैं ह्यूमंस व्हेन दे आर बोर्न दे आर सोशल क्रिएचर्स ना, वो अटैचमेंट्स फॉर्म करते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट लोगों ने अपनी अपनी बातें बोली थी। एक हार्लो एंड हार्लो की स्टडी हुई 1962 में। उन्होंने बेबी मंकीज को जब वो बॉर्न हुए 8 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो रियल मदर्स है उनसे सेपरेट कर दिया और अलग से रखा उन्हें विद सैरोगेट मदर्स। ये सैरोगेट मदर्स वायर की बनी थी एक तो, और एक बनी थी सॉफ्ट क्लॉथ और सॉफ्ट मटेरियल की। तो उन्होंने ये देखा कि नो मैटर वो जो वायर वाली जो भी सैरोगेट मदर्स हैं, वो उनको कितना भी फीड करवाएं, कुछ भी करवाएं, उनको ज्यादा अच्छा कहाँ पे लग रहा था, दैट क्लॉथ वाली मदर के पास, इवन दो वो उनको चाहे कम फीड कराएं या करवाएं ही ना। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि जो कांटेक्ट कंफर्ट होता है उससे अटैचमेंट बनती है। फीडिंग और जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनसे भी ऊपर जो हमारा कांटेक्ट कंफर्ट होता है। दैट इज वाई इफ विल सी, घर में सब एक बच्चे को कुछ भी देते रहे। सपोज एक मदर है, वो मना करती रहेगी कि नहीं बच्चे को स्वीट नहीं देनी, बट दादा दादी ने दे दी, फादर ने दे दी, सिबलिंग्स ने दे दी, और वो डांट खा रहा है अपनी मम्मी से, लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट कंफर्ट क्योंकि उसका उसकी मॉम के पास है तो वो वहीं आएगा वापस डांट खाने के बाद भी। तो वो वाला अटैचमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। और एक एरिक एरिक्सन ने 1968 में बोला कि पेरेंट्स जैसा बच्चे के एक्शंस पे रिस्पॉन्स या रिएक्ट करते हैं, उससे ट्रस्ट या मिसट्रस्ट बिल्ड होता है बच्चों में, ठीक है। अगर पेरेंट्स एनकरेज कर रहे हैं कि ओ आपने कोई इनिशिएटिव लिया, आप कोई बात कर रहे हो तो उसको सुन रहे हैं, उसको एज एन इंडिविजुअल उसकी बातें सुन रहे हैं पेरेंट्स, तो वो एक ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है। बट अगर पेरेंट्स डिसमिस कर देते हैं बातें, डिसमिस कर देते हैं फीलिंग्स, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो होता है, उसको एक मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके एंग्शियस या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स बच्चे बना लेते हैं कि बता नहीं पाते हैं पेरेंट्स को आके कुछ, या फिर एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाते लाइफ में। तो ये सब है जो हमें इन्फेंसी में पढ़ना है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है चाइल्डहुड जो 2 to 11 ईयर्स आता है। इसमें जो जीन पियाजे हैं उन्होंने डिवाइड करा, 2 to 7 ईयर्स उन्होंने बोला प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, और 7 to 11 उन्होंने बोला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, ठीक है। पहले हम फिजिकली पढ़ लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे की डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में, ये दिस इज फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ये ठीक है। 2 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो वो तरह से डेवलपमेंट होती है बच्चे की। एक तो जब हम किसी बेबी को देखते हैं तो पहले वो अपना हेड संभालना सीखते हैं ना, उनका जब हम देखते हैं बच्चों का हेड उनकी बॉडी से कंपेरेटिवली बड़ा होता है, तो वो अपना हेड संभालना पहले सीखते हैं। तो इस ऑर्डर में होता है उनका डेवलपमेंट, मतलब जो वो अपनी मोटर एक्टिविटीज पे और अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल गेन कर पाते हैं वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, मतलब सेंटर से एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहा है
कि पहले टॉर्सो का बच्चा टॉर्सो संभाल पाता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ आता है ओ दीज आर माई आर्म्स, आई कैन मूव देम टू गेट थिंग्स। फिर धीरे धीरे और एक्सट्रीम पे फिंगर्स पे आता है, तो उनको समझ आता है कि ओ अगर कोई चीज़ यहाँ रखी तो मुझे पूरा हाथ आगे ले जाने की जरूरत नहीं, मैं बस अपनी फिंगर्स ओपन करके भी वो उठा सकता हूँ। तो ऐसे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर मिडिल और लेट चाइल्डहुड में साइज, स्ट्रेंथ और वेट बहुत बढ़ता है, ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चों में। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल, इसमें है बहुत सारी चीजें समझने वाली, तो ध्यान से सुनेंगे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब अब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाती है कि अब हम उसके साथ पीकाबू खेलेंगे तो वो एक्साइट नहीं होगा, उसको समझ आ रहा है कि चीज वहीं पे थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, वो मेंटली ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने बोले ड्रॉ अ ट्री, तो वो ट्री ड्रॉ कर पाते हैं ना, उन्हें पता है ट्री कैसा दिखता है। उसके बाद ईगो सेंट्रिसिज्म आ जाता है बच्चों में। ईगो सेंट्रिसिज्म मतलब बहुत सेल्फ फोकस्ड होते हैं बच्चे, ठीक है। उनको लगता है कि सब एक तो चीजें अच्छा, ईगो सेंट्रिसिज्म और एनिमिज्म साथ में पढ़ते हैं। ईगो सेंट्रिसिज्म मतलब सेल्फ फोकस, एनिमिज्म मतलब कि सब चीजें लिविंग है उनके अराउंड। तो छोटे बच्चे ना अपने से एसोसिएट करते हैं, अगर वो खुद खुश है ना और आप सैड हो तो उनको नहीं समझ आएगा, उनको लगेगा अरे सब हैप्पी तो है, आप क्यों सैड हो। दैट इज ईगो सेंट्रिसिज्म। और एनिमिज्म होता है कि जैसे छोटे बच्चे क्या, उनको कोई लग गया, टेबल से लग गया, गेट से लग गया, तो वो क्या होते हैं, दे से दैट द टेबल हैज हर्ट देम, डोर से उनको लगा, डोर की पिटाई कर दो, टेबल की पिटाई कर दो। तो वो एनिमिज्म है कि वो उनको सब कुछ लिविंग ही लगता है अपने अराउंड, क्योंकि वो ईगो सेंट्रिसिज्म है ना उनके अंदर। उनको लग रहा है मैं लिविंग तो सब लिविंग, मैं हैप्पी तो सब हैप्पी, मैं सैड तो सब सैड। और एक सेंट्रेशन होती है। सेंट्रेशन मतलब वो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे ही फोकस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं उनको 2 ग्लासेस में जूस दूंगी, एक ये ग्लास है और एक ये ग्लास है, और दोनों में 250 ml जूस आता है, तो वो ये वाला लेंगे। उनको आप ये दोगे तो वो कहेंगे नहीं इसमें कम है, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं, वो सिर्फ लेंथ देख पा रहे हैं, वो विड्थ देख ही नहीं पा रहे। तो वो सेंट्रेशन होती है कि वो किसी भी चीज की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाते हैं। फिर जब वो 7 to 11 ईयर्स के होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, तो थोड़ा एक लॉजिकल थॉट आता है उनके अंदर, वो मेंटली टास्क कर पाते हैं, रिवर्सिबिलिटी आती है, मतलब जो सेंट्रेशन है वो फिक्स होती है कि अगर मैंने एक छोटे बच्चे को, एक क्ले की बॉल है सपोज, और मैंने उसको स्ट्रेच करके ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का कर दिया, तो छोटे बच्चे को नहीं समझेगा, उसको लगेगा उसकी बॉल गई, ठीक है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा समझता है कि ओ ये भाई तो क्ले है, ये वापस बन सकती है बॉल, ठीक है। या फिर ये जो 2 ग्लासेस हैं इनमें इक्वल ही है, मतलब ये वाली चीज थोड़ा आने में टाइम लग जाता है शायद कभी कभी, लेकिन इक्वल है, वो ये चीज समझते हैं, तो सेंट्रेशन रिवर्स होने लगती है और ईगो सेंट्रिसिज्म कम हो जाता है। उनको समझ आता है कि आई कैन बी हैप्पी एंड यू कैन बी सैड, आई कैन बी लिविंग एंड यू कैन बी नॉन लिविंग, ये चीज उनको समझ में आती है। तो ये टर्म्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। फिर सोशो इमोशनल स्टेज आती है जिसमें सेल्फ, जेंडर और मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो एरिक्सन ने बोला कि अगेन पेरेंट्स का रिएक्शन जो है वो एक इनिशिएशन या गिल्ट की फीलिंग बच्चों में बनाता है। अगर कोई बच्चा खुद से नया ट्राई कर रहा है और पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अगर उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला तो वो एक गिल्ट की फीलिंग आती है। अर्ली ईयर्स में ये सेल्फ की डेफिनेशंस है, कैसे हम लोग अपने सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अर्ली ईयर्स में क्या होता है, हम फिजिकली बता पाते हैं कि ओके माय नेम इज शनकार, आई एम टॉल, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, आई हैव ब्लैक हेयर, आई हैव आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 2 लेग्स, हम ये बता पाते हैं। मिडल और लेट चाइल्डहुड में बच्चा इंटरनली और सोशली बता पाता है, कंपेयर करके बता पाता है, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे को पता है कि ओके आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। अगर हम पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो बोलेगा ओके आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई एम बेटर एट मैथ्स देन माई क्लासमेट इज, ठीक है। या आई एम अ हिंदू मे बी, या आई एम एन इंडियन। तो वो ये सब कॉन्टेक्स्ट में चीजें बताना वो समझ पाता है कि ओके उसका सेल्फ इन सब चीजों से भी डिराइव होता है। फिर लॉरेंस कॉलबर्ग, एक और नाम याद करेंगे, लॉरेंस कॉलबर्ग, उन्होंने बोला कि बच्चे एक्सटर्नल अथॉरिटी और मॉरल रीजनिंग अलग अलग स्टेजेस में सीखते हैं। जैसे अगर आप अर्ली ईयर्स में 2 to 7 ईयर्स के बच्चे से पूछोगे ना कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पे बताएगा, ठीक है। अगर मैंने एक स्टोरी सुनाई कि ओके ऐसा ऐसा हुआ और एंड में इस पर्सन को चोरी करने के लिए
पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बहुत पिटाई करी, ठीक है, तो बच्चे को समझ आएगा चोरी गलत है क्योंकि उस पर पनिशमेंट मिल रही है। और अगर मैं स्टोरी सुना दूं कि उसने चोरी करी और पुलिस अंकल ने उसको चॉकलेट्स दिलाई, तो उसको समझ आएगा चोरी अच्छी चीज है। उसको खुद का सेंस नहीं है, वो एक्सटर्नल अथॉरिटी पे बताएगा कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, क्योंकि इस पे रिवॉर्ड मिला, इस पे पनिशमेंट मिली। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मॉरल रीजनिंग समझता है कि ठीक है, पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया, सपोज पैसे लेके छोड़ दिया, कुछ पैसे लिए एंड छोड़ दिया उस चोर को या समवन हु ब्रोक द ट्रैफिक सिग्नल, बट दे विल से बट इट इज रॉन्ग, ये करना गलत था। तो वो एक्सटर्नल अथॉरिटी पे नहीं, वो अपनी मॉरल रीजनिंग पे क्या सही है क्या गलत है बता पाते हैं चीजें। दिस वॉज ऑल अबाउट चाइल्डहुड। फिर आता है अडोलेसेंस। अडोलेसेंस आप सब अभी अभी निकले उस एज से हो, अभी उस एज में, तो आप समझ रहे हो कि कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्शन एबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, और सेकेंडरी होते हैं जो प्यूबर्टी हिट करने पे आती हैं चीज़ें की, एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आएगा, हाइट बढ़ेगी, वॉइस में चेंजेस आएंगे, फेशियल हेयर आएंगे, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा, हिप साइज बढ़ेगा, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी लड़कियों में कहाँ से मार्क होगा? मेनार्क से। मेनार्क फर्स्ट पीरियड जब आता है विमेन में या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी समझ पाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर और द ऑपोजिट जेंडर। खुद को एक्सेप्ट, थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब तुम एब्स्ट्रैक्ट सोच पा रहे हो, लॉजिकल सोच पा रहे हो, आइडियलिस्टिक सोच पा रहे हो, ठीक है। अब तुम एक फिक्स्ड थिंग, थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हो, अब तुम्हें अक्ल आ गई है दुनिया की, रीजनिंग कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सिस्टमैटिकली सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो। डेविड एल्काइन ने बोला कि एडोलेसेंस में एक स्पेशल काइंड का ईगोसेंट्रिसिज्म आता है जिसमें इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल होती है। इमेजिनरी ऑडियंस मतलब तुम्हें लगता है सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अगर एक दिन तुम्हारी शर्ट पे कोई दाग लगा हुआ है या तुम्हारे फेस पे कोई पिंपल है, तुम्हें लगेगा अरे यार ये मेरे को देख के हंस रहा है, ये मेरे को ही देख रहा है, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं ये मैं वो। इमेजिनरी ऑडियंस, और सबको अपने अपने बारे में यही लग रहा है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। दूसरा होता है पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मतलब तुम्हें लग रहा है कि आई एम सो डिफरेंट दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। तो ये भी ईगोसेंट्रिसिज्म ही है थोड़ा, कि मैं ही मैं हूँ और कोई मेरे को नहीं समझता, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। तो ये बहुत कॉमन फीलिंग्स हैं जो एडोलेसेंस में होती है। और आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, तुम एक सर्च ऑफ आइडेंटिटी में लग जाते हो, मैं कौन हूँ, व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई बिलोंग, ये सब चीज़ें। जो इन सब चीज़ों से कोप नहीं कर पाते उनको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है। फिर मेजर कंसर्न्स होते हैं। पहला, डेलिंक्वेंसी। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में पड़ जाते हैं। बहुत हम देखते हैं टीनेजर्स जैसे क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्यों होता है? जब लो पेरेंटल सपोर्ट मिला है, डिसिप्लिन और अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं हुई है, फैमिली डिस्कॉर्ड है, तो बच्चे कोपिंग मैकेनिज्म्स और वे आउट्स ढूंढते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों से निकल जाएं। कैसे करेंगे हम डेलिंक्वेंसी कम, डेलिंक्वेंट बिहेवियर कम कैसे करेंगे? पीयर ग्रुप्स बदलो, है ना, फ्रेंड्स थोड़े चेंज करो, क्योंकि पड़ता है, पीयर्स का बहुत फर्क पड़ता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपना समझो। जस्ट बिकॉज वो दूसरा पर्सन ये कर रहा है मैं भी करूंगा, कूल है, मत करो। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इंडिविजुअलिटी समझो। दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज। स्मोकिंग इज कूल, अल्कोहल कंजम्पशन इज कूल, ड्रग अब्यूज इज कूल, नो इट इज नॉट, ठीक है। अडोलेसेंस एज, इवन 22-23 की एज तक भी तुम्हारा ब्रेन फुल्ली डेवलप ही नहीं होता है। तो अगर तुम ये सब अपनी बॉडी में पुटन कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है, तुम्हारी मेमोरी हैम्पर हो रही है, ठीक है। तो सब्सटेंस अब्यूज सिर्फ स्कूल लगने के लिए, फोमो के लिए, पीयर प्रेशर में, इन सब चीज़ों में दिस इज अ मेजर कंसर्न इन अडोलेसेंस, ठीक है। और उसके बाद एडिक्शन हो जाती है, फिर एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है ना। देन ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो मोस्टली अर्बन एरियाज में फीमेल्स में देखे जाते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एक आता है बुलीमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, मीडिया और इस सबसे इन्फ्लुएंस होकर इतना पतले रहने के लिए ऑब्सेशन हो जाना, थिननेस के लिए, कि तुम
खुद को स्टार्व कर रहे हो, भूखे हो बिल्कुल कि नहीं मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा मतलब कि तुम मोटे हो, तुम्हें गिल्ट हो रहा है, बट तुमने उस गिल्ट में बिंज ईटिंग कर ली है, और अब बिंज ईटिंग कर ली है तो तुम लैक्सेटिव्स यूज करके या सेल्फ इंड्यूस करके वॉमिट करके उसको निकाल रहे हो कि तुम मोटे ना हो जाओ। तो यही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट 2 स्टेजेस। बहुत कम पार्ट बचा है चैप्टर का, लास्ट ही एक्चुअली, कि हम अडल्टहुड और ओल्ड एज को भी समझे। अडल्टहुड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तुम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग इंडिविजुअल बनते हो। करियर, शादी, बच्चे, पेरेंटहुड, फैमिली को संभालना, स्टेबिलिटी लाना लाइफ में, ये सब तुम्हारे कंसर्न्स होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे तुम्हारा विजन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे अडल्टहुड और ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, रिंकल्स आ रही हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, राइट। मेमोरी थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होती है, लेकिन विजडम इंक्रीज होती है क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया है। और ऑल्दो ये सब कुछ होता है, सबके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। देर आर पीपल हु आर 50 एंड डोंट हैव डोंट हैव अ रिंकल तो नहीं बोल सकते, बट हैव वेरी लेस रिंकल्स। बट देर आर पीपल हु आर 25 एंड हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सबकी फिजियोलॉजी, सबकी कॉग्निशन, सबके सोशो इमोशनल और कल्चरल और इन्वायरमेंटल और सोशल सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा अगर जल्दी लग रहा है तो पॉज करके टेक अ ब्रेक, बिकॉज लास्ट पार्ट है, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वाइंड अप इट अ लिटिल क्विक। फिर आती है ओल्ड एज, जहाँ पे मेजर कंसर्न्स होते हैं रिटायरमेंट, विडोहुड, इलनेस, डेथ, ये सब। अब रिटायरमेंट को लेके ना पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू होता है। पॉजिटिव व्यू होता है कि चलो अब इंटरेस्ट परस्यू करने को मौका मिलेगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा लाइफ में। और नेगेटिव व्यू होता है कि एक जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी काम करके, लग रहा था ओ आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ, वो चला गया, अब खाली बैठना है। और इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि फैमिली में कई बार डिस्टेंस आ जाता है। अब बच्चों की शादी हो गई है, वो अपने पार्टनर्स के साथ बिजी हैं, मूव आउट कर गए हैं। और मोस्टली कल्चर्स में और मोस्टली सोसाइटीज़ में जो एल्डरली होते हैं वो अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं इन देयर ओल्ड एज। तो एक वो वाला थोड़ा सा सेगमेंट आ जाता है। डेथ को लेके कल्चरल व्यूज रहते हैं, जैसे एक गॉन कल्चर है, वहाँ पे बोलते हैं कि डेथ मैजिक से और डीमन एनर्जी से हो रही है। एक तनाला आई थिंक कल्चर है जो कहाँ पे है, मेडागास्कर में है, वहाँ पे बोलते हैं नेचुरल फोर्सेस की वजह से डेथ हो रही है। तो अलग अलग है। और दूसरा ये है कि विडोज ज़्यादा हैं विडोअर्स से, क्योंकि विमेन जनरली लिव लॉन्गर देन मैन। और दूसरा रीज़न होता है कि विमेन जनरली मैरी अ मैन हु इज़ ओल्डर देन देम। तो विडोज का जो नंबर होता है, लाइक विमेन आउटलिव मेन, तो एक वो रीज़न होता है। अब इसकी वजह से बहुत कुछ होता है कि पार्टनर की डेथ की, स्पाउस की डेथ की वजह से डिप्रेशन में स्लिप हो गए, कोई हेल्थ कंसर्न्स आ गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो ओल्ड एज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। And that is it. Thank you so much for bearing till the end. And if you have watched यहाँ तक और तुम्हें कुछ भी समझ आया है तो 10 मिनट का ब्रेक लो, गो ओपन योर NCERT, ओपन योर नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, बहुत डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ये PPT भी है डिस्क्रिप्शन में, तो ब्रेक लो और साथ ही रिवाइज कर लो, वरना भूल जाओगे थोड़ी देर में। तो साथ रिवाइज कर लो, अपने पर्सनल कुछ PPT पे नोट्स बनाने हैं वो बना लो। And with that, I'll end this video and I'll see you in the next one with class 11 chapter 5. Until then, take care. Bye bye.